नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गैर मंसूबाबंद और गैर दस्तूरी लॉकडाउन से मुल्क की मईशत और गरीब बर्बाद। तबलीगी जमात के अरकान की तरफ से प्लाज्मा के अतिये का फैसला काबिल सिताइश। चीन के साथ जारी तनाज़े के हक़ाइक़ सामने लाए जाए, सदर मजलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा बरकरार। हैदराबाद में बढ़ते केसेस बाद से तशवीश। तेलंगाना यौम तासीस तकारीब सादगी से मनाई गई। जिन मसाइल की यकसुई की उम्मीद थी वो हल हो रहे हैं, वजीर आला का दावा। हैदराबाद के बशमूल जनूबी तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 2 दिनों के दौरान बारिश की पेश क़यासी। दर्जे हरारत में हो सकती है गैर मामूली कमी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कोविड-19 से सेहतियाब तबलीगी जमात के अरकान की तरफ से दूसरे मरीजों के लिए प्लाज्मा दिए जाने के फैसले पर इजहार तशक्कुर किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि तबलीगी जमात के तकरीबन 38 अरकान जो सेहतियाब हो चुके हैं, उन्होंने अपना प्लाज्मा देने का फैसला किया है। इस सिलसिले में गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने भी बताया कि एक दिन में सिर्फ 6 अफराद प्लाज्मा दे सकते हैं और एक मरीज को प्लाज्मा देने के लिए 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कोविड से सेहतियाब दूसरे मरीजों से भी इस नेक काम के लिए आगे आने की अपील की। प्लाज्मा देने का उन्होंने इंतजाम किया है। गांधी के सुपरिटेंडेंट से आप लोगों की गुफ्तगू हुई और उनके बोलने पर आप तमाम हजरात तैयार हुए हैं। 38 हजरात हैं, तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात से ताल्लुक़ रखते हैं और अल्लाह के फजल व करम से तमाम हजरात खुद कोविड से मुकाबला किए और अल्लाह ने उनको शिफा दी। तो आज ये लोग आगे बढ़कर ये कन्वर्सन प्लाज्मा में जाकर इंशाअल्लाह ताला कल से क्योंकि एक दिन में सिर्फ 6 लोग ये प्लाज्मा दे सकते हैं और डॉक्टर्स ने बताया कि एक पेशेंट को प्लाज्मा देने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता। तो ये मैं समझता हूँ कि बेहतरीन खिदमत है और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि अल्लाह इन हजरात की खिदमत को कबूल करे और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे तेलंगाना में, पूरी रियासत में, पूरे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में आज जो लोग इस वायरस का शिकार हैं, अल्लाह अपने फजल व करम से इस वायरस का खात्मा भी करेंगे इंशाअल्लाह और जो शिफा है अल्लाह उनको अपने फजल व करम से अल्लाह उनको शिफा भी देगा। और ये बेहतरीन काम तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारों की तरफ से किया जा रहा है क्योंकि आप देखते हैं कि जब से ये कोविड-19 से लड़ाई शुरू हुई, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बजाय वायरस से मुकाबला करने के लिए मुल्क में ख़ास तौर से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से और संघ परिवार के चाहने वालों की जानिब से, उनकी तमाम तंजीमों की जानिब से ये एक झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि तबलीगी जमात की वजह से ये सब चीज़ें फैली हैं। बिल्कुल गलत है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 30 जनवरी को हमारे मुल्क में पहला पेशेंट आया कोविड वायरस का। 3 लोग थे केरला के, उनका क्या मजहब था, फिर इटली से आए हुए टूरिस्ट थे और उसके बाद बाज़ाब्ता आप देखते हैं कि बदबख्ती की, अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में ये वायरस फैलता जा रहा है और आज करीब 1,85,000 के ऊपर से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। 3,000 से ज़्यादा भारत के रहने वालों की अमवात हुई हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम को मिलकर इस वायरस से मुकाबला करना है और
میں آپ کے ذریعے سے ان تمام لوگوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں جو کووڈ کے وائرس کے پیشنٹ تھے اور ان کو پروردگار نے اللہ نے ان کو شفا دی، ان کو بھی آگے بڑھ کر اس کنوالسنٹ پلازما میں ان کو حصہ لینا چاہیے، تاکہ جو آج پورے ملک میں یہ وائرس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور ان کو صحت مل سکے، ان کو شفا مل سکے. کیونکہ یاد رکھیے کہ آپ یہ کام کر کے نہ صرف کسی کی جان بچا رہے ہیں، بلکہ آپ ایک بچے کو یتیم ہونے سے بچا رہے ہیں، ایک عورت کو بیوہ ہونے سے بچا رہے ہیں، ایک ماں کو اس کی کوکھ اجڑنے سے بچا رہے ہیں، خاندان کو بچا رہے ہیں. تو ہم تمام کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم انسان کی جان بچائیں، اور یہی سب سے اہم تعلیم اسلام کی ہے. بحیثیت تلنگانہ کے ہونے کے ہمیں فخر ہے کہ ہمارے اویسی صاحب کی خدمات نہ صرف ہمارے صوبے کے حد تک محدود ہے، بلکہ ہم نے ان حالات کے اندر بھی دیکھا ہے. آپ نے شب و روز پورے ملک ہندوستان کے اندر پھنسے ہوئے وہ مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کی خدمات کے لیے آپ نے شب و روز جدوجہد کی ہے. یہاں سے آپ نے دلی کے اندر پھنسے مسلمانوں کی آمد کی، جماعتوں کو حیدرآباد میں لانے کی آپ نے رہبری فرمائی، اور مہاراشٹرا اور بامبے کے اندر. تو اس کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ من والہ ہم دعا فرماتے ہیں کہ آپ کی اللہ پاک اور آپ کو قیامت تک کے ایسی نسلیں عطا فرماوے جن میں اللہ کے دین کی اور انسانیت کی خادمین کے لیے اللہ پاک قبول فرماوے. ہم وہ احباب جن کو پلازما ڈونیٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، انشاءاللہ ہم تلنگانہ حکومت اور اویسی صاحب کی رہبری و نگرانی میں ہر قدم پہ انشاءاللہ بھرپور تعاون کریں گے، اور آپ حضرات جو رہبری فرمائیں گے اس پہ انشاءاللہ اپنے آپ کو آگے لانے کی پوری کوشش کریں گے. بیرسٹر اویسی نے ایک بار پھر لاک ڈاؤن کو غیر دستوری، غیر منصوبہ بند اور عجلت میں اٹھایا گیا قدم قرار دیا. انہوں نے کہا کہ غیر منصوبہ بند لاک ڈاؤن لگا کر ملک کی معیشت اور غریبوں کو برباد کر دیا گیا. آئندہ 15 دن یا 1 مہینے کے اندر ہمیں اس کی بربادی کھل کر نظر آئے گی. بیرسٹر اویسی نے غیر مقامی مزدوروں سے متعلق حکومت کے موقف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ مودی حکومت اب ایسے وقت ملک کی معیشت کھول رہی ہے جبکہ پورا مزدور آبائی ریاستوں کو جا چکا ہے. I have been consistently criticizing the lockdown because it is unconstitutional. If you read the constitution, states under the state list, the states are responsible for public order, health and law and order. The government of India and the Modi government cannot violate the Constitution 7 schedule. They cannot use NDMA Act to dictate the state governments how they should run their law and order, what should be closed, what should not be closed. It is very unfortunate, and I don't know, I cannot answer your question, that why did the chief ministers accept this diktat, or this unconstitutional diktat of Modi government? Am I against lockdown? No. It had to be implemented, but it is for the states to decide when lockdown should be implemented, when lockdown should be lifted, what should be closed, what should not be closed. An officer sitting in South Block or North Block will not know what is happening in Hyderabad, what is good for Telangana, what is bad for Telangana. And that is why you see that the Prime Minister took only 4 hours to impose lockdown, and now to lift the lockdown they have given 8 days time. لاک ڈاؤن کے لیے 4 گھنٹے دیے گئے، اب لاک ڈاؤن اٹھانے کے لیے 8 دن کا ٹائم مل رہا آپ کو. تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ کتنا ان پلانڈ اور ہیسٹی ڈیسیشن لیا گیا، جس کی وجہ سے آج ہماری اکانومی برباد ہو چکی ہے. اگر 24-25 مارچ کے بعد ہی پورے مائیگرنٹ لیبررز کو موڈی حکومت ان کو واپس بھیجا دیتی. کانسٹیٹیوشن میں مائیگرنٹ لیبرز کی ذمہ داری بھی گورنمنٹ آف انڈیا پر ہے. کانسٹیٹیوشن میں
माइग्रेंट लेबर्स की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर है। अगर 24 मार्च के बाद एक हफ्ते के अंदर ये माइग्रेंट लेबर्स को जब भिजा देते, इसलिए कि 24 मार्च को सिर्फ 560 कोविड के केसेस थे, 560 केसेस थे, उसी वक्त उनको भिजाते जब वायरस ताकतवर नहीं था। अब आप मोदी सरकार के विजन देखो, आपके अब इकोनॉमी खोल रहे, पूरा लेबर जा चुका है और 1,85,000 के ऊपर वायरस के पेशेंट्स हैं इंडिया में, एक्टिव केसेस है। तो ये कौन सी प्लानिंग है, ये कौन सा विजन है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लीगली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनप्लान्ड है और इनके गलत फैसले की वजह से पूरे मुल्क के गरीब बर्बाद हो चुके हैं। अभी आपको ये बर्बादी नजर नहीं आएगी, एक 15-20 दिन महीने भर के बाद जब आप लोग बाहर निकलेंगे उनको अंदाजा होगा कि क्या हाल हो चुका है। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट खुद कह रही है, चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि FRBM एक्ट को 3 से 5% जब करे तो उसके कंडीशंस लगाए वो गलत है। चीफ मिनिस्टर खुद कहा कि स्टेट के लोन्स को डिफर करना था, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार नहीं है। वेज एंड मीन्स एडवांस को 100% करना, वो भी तैयार नहीं है। तो मोदी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या मदद कर रही? कुछ मदद नहीं हुई अब तक। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा। चीफ मिनिस्टर और तेलंगाना गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आप लोग देखे होंगे, आप मीडिया कॉन्फ्रेंस कवर किए सीएम की, जिसमें तेलंगाना सीएम ने कहा कि तेलंगाना को 11,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था महाना, अब वो जाकर 1200-1100 करोड़ हो गया। 3,000 करोड़ तो खाली तनख्वाहें देने को जाते हर महीना स्टेट गवर्नमेंट। तो मोदी गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही स्टेट गवर्नमेंट्स को? कोई सपोर्ट नहीं है। और ये जो 20 लाख करोड़ का ये जो बजट इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया गया, उसको मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि 10% ऑफ जीडीपी है। वो 10% नहीं है, वो 1.6% ऑफ जीडीपी है। बैरिस्टर ओवैसी ने लद्दाख की चीन में मदाखलत से मुताल्लिक कहा, सबसे पहले उन्होंने ही चीन की दरअंदाजी और वहां की अराजी पर कब्जे का इंकशाफ किया था। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि चीन के 5,000 फौजी दाखिल हुए हैं, मिलिट्री आलात नस्ब किए जा रहे हैं, बंकर्स बनाए गए हैं। आखिर हुकूमत इस बारे में क्या कर रही है, वो अवाम के सामने आना चाहिए। जुम्मतुल विदा की तकरीर में जो ऑनलाइन पर हुई थी, उसमें मैं इस बात को जिक्र किया, आज भी कह रहा हूं कि 5,000 से ज्यादा चीन के सिपाही इंडियन टेरिटरी पर कब्जा करके बैठे हैं। जितने बड़े बड़े डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल्स, जनरल्स हैं, वो लोग बता रहे हैं कि चाइना ने पहली मर्तबा इस तरह से एग्रेसिव तरीके से पांगसांग सू में और उस इलाके में अपनी फौज के साथ ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि वहां पर बंकर्स बना रहे हैं, वहां पर अपनी आर्टिलरी को लाकर रख दिए हैं। और तीसरा यह है कि दुनिया ने वो वीडियोस भी देखे कि कैसे वहां पर भारत के सिपाहियों की बहादुर फौज से चीन की फौज ने उनसे किस तरह का नाजेबा सलूक किया। चौथी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया मीडिया को कि वो चीन से बातचीत कर रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे, क्या बातचीत कर रहे हैं आप? बातचीत अगर कर रहे तो क्या बातचीत कर रहे? क्या आप इस बात को मानने को तैयार है या नहीं है कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर चुका है? और बातचीत क्या कर रहे हैं आप? बातचीत तो यही करना चाहिए, बोलते क्यों नहीं फिर आप? और फिर यूएस के प्रेसिडेंट बोलते कि प्राइम मिनिस्टर का मूड के बारे में बात करते हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर देश को, कंट्री को नहीं बताते।
کہ چائنا سے کیا بات چیت ہو رہی ہے. کنٹری کو کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے. اب یونائٹڈ اسٹیٹس کے فارن ریلیشن کمیٹی کے چیئرمین کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا کہ چین ایگریسو بیہیویئر کر رہا. تو کیا ہے یہ؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو پبلکلی بتانا چاہیے کہ کیا چین نے بھارت کی زمین پر قبضہ کیا نہیں کیا. سیٹلائٹ فوٹوز ہیں, بتایا جا رہا ہے, ویڈیوز آ رہے ہیں کہ بھارت کی فوج بھی وہاں پر اس مقام پر جا رہی ہے. اور یہ سب چیزیں ہیں. اتنی خاموشی جو ہے یہ غلط ہے, اور بی جے پی کو یہ خاموشی توڑنے کی ضرورت ہے. اور جس طریقے سے ہم لوگ ایگریسو طریقے سے اپنی بات کو رکھتے جب کسی اور نیبر کی بات آتی, مگر جب چائنا کی بات آتی ہم ذرا بی جے پی والے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بیرسٹر اویسی نے 8 جون سے مساجد کے کھولے جانے کو لے کر کیے گئے اعلان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے قواعد کی پابندی کرنے اور احتیاطی اقدامات اختیار کرنے کی اپیل کی کہ انشاءاللہ مسجدیں کھلیں گی 8 تاریخ کے بعد. تو کھولنا پڑے گا. خالی کنٹینمنٹ زونز میں جو ہے وہاں تو مشکل ہوگا. جو کنٹینمنٹ, میرے پورے مسلمانوں سے اپیل یہ ہے کہ ہم تمام کو ایک پالیسی اور ایک اصول بنانا چاہیے کہ ہمارے مسجدوں میں جو 65 سال کے اوپر ضعیف ہیں ان کو ہم روکے کم سے کم 1 جون کے پورے مہینے ختم ہونے تک, کیونکہ ان کے جسم میں امیونٹی کم ہو جاتی ہے. مختلف خدا نخواستہ اگر ان کو ڈائبٹک ہے, بیماریاں ہیں, تو باڈی میں وائرس سے مقابلہ کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے. تو میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ 8 جون کو انشاءاللہ تو کھل جائیں گے, مگر کم سے کم جون کے ختم ہونے تک ہمارے جو 65 سال کے اوپر جو ضعیف افراد ہیں ان کو ہم سمجھائیں, ان سے ریکویسٹ کریں کہ کم سے کم جون کے ختم ہونے تک آپ تھوڑا مسجد کو مت جائیے, گھر میں نماز پڑھیے. جو نوجوان ہیں جو ذرا مسجدوں کو کم جاتے, اب وہ جا کر مسجد کو آباد رکھیں. تیسرے یہ کہ مساجد میں اگر کارپیٹ ہے اور اس کارپیٹ کو نکال سکتے آپ تو فوراً نکال کر پتھر کے اوپر نماز پڑھنا چاہیے, کیونکہ کارپیٹ میں ایپیڈیمولوجسٹ اور جتنے ہیلتھ ایکسپرٹ سے ڈاکٹرز وہ بولتے ہیں کہ کارپیٹ میں بہت سے جراثیم جم جاتے ہیں اور اس سے ہو سکتا کہ خدا نخواستہ کسی کو وائرس لگ سکتا. تو چوتھی بات کام ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ مساجد میں بیت الخلاء اور وضو کا انتظام نہ رکھیں, کیونکہ وہ وضو کرتے, کلی کرتے اور پھر آپ آ کے نماز پڑھتے, تو لوگ گھر سے ہی اپنے وضو کر آئیں. اور نماز جب پڑھیں گے تو نہیں معلوم مفتی اکرام کو فیصلہ کرنا ہے کہ اگر پوری دنیا میں جہاں جہاں مساجد کھولے گئے, چاہے وہ مسجد نبوی ہو, حرم شریف مکے میں ہو, یا ٹرکی ہو, یا دوسرے مقامات پر, ہمیشہ کی طرح جو کھنڈے سے کھنڈا ملا کر سب بنتی تھی ویسا نہیں بن رہی اب. تو کیا مفتی اکرام یہ فیصلہ دے سکتے پورے ملک میں کہ بھائی جب 8 تاریخ سے مساجد کھولے جائیں گے تو سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھتے ہوئے ہم صف بندی کریں نماز کی؟ یہ ہمارے مفتیوں کو سوچنا پڑے گا کہ کتنا یہ کر سکتے کیا, کیونکہ مختلف ممالک میں ہو رہا ہے. تو میں تو گزارش کروں گا ہمارے علماؤں سے کہ وہ بھی اس کا فیصلہ کر لیں. مگر دوسرے جو 4 چیزیں میں کہا ہوں اس پر یقیناً غور کریے آپ. میں کسی سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجد کو مت جائیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وائرس ابھی بڑھ رہا ہے, وائرس ختم نہیں ہوا ہے, وائرس بڑھ رہا ہے ابھی. اور خاص طور سے جو ہمارے 65 سال کے اوپر کے جو لوگ ہیں اور جو لوگ مختلف امراض کے شکار ہیں, جس کو کڈنی کی بیماری ہے, ہارٹ کی ہے, لنگز کی ہے, ڈائبٹک ہیں, ان کو تو اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ان کو, کیونکہ ان کی جان کو بچانے کا ہے. یقیناً ہم کو ایک روحانی اور قلبی سکون ملتا ہے جب ہم اللہ کے گھر میں جا کر سر سجود ہوتے ہیں, مگر اسلام کی اہم تعلیمات بھی ہے کہ جان بچائیے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو یہ وائرس ہوتا ہے تو پھر ان کے گھر والوں کو, ان سے جو ملاقات کیے,
फिर एक नया सिलसिला शुरू होता ट्रेसिंग का, प्राइमरी कांटेक्ट कौन थे, सेकेंडरी कांटेक्ट कौन थे। ये मेरे एहसासात हैं और ये उसी वक्त होगा जब हमारे तमाम मुफ्तिया इकराम, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र के हों, वो इसका एक इज्तिमाई तौर पर नोट लेकर सबको बताएं। बैरिस्टर ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और मेरठ में क्वारंटीन किए गए तेलंगाना के तबलीगी जमात से वाबस्ता अफराद को फौरी घर जाने की इजाजत देने का मुतालबा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने उत्तर प्रदेश हुकूमत से इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई थी, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई। सदर मजलिस ने कहा कि न सिर्फ तेलंगाना बल्कि उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग क्वारंटीन किए गए हैं उन्हें फौरी घर जाने की इजाजत दी जाए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार तेलंगाना के तबलीगी जमात के 40 से ज्यादा लोगों को इलीगली तौर से रोक के रखे हैं। मुजफ्फरनगर में और मेरठ में उनके पूरे टेस्ट हो गए, नेगेटिव आ गया, उनको जाने नहीं दे रहे। शर्मनाक बात है। मैं मुजफ्फरनगर के कलेक्टर से एक नहीं 5 मरतबा मैडम को फोन किया, ईमेल किया, कोई रिप्लाई नहीं है। कौन से लॉ के तहत आप उनको रोक के रखे वहां पर? ये आर्टिकल 21 का ग्रेव वायलेशन है जो यूपी सरकार कर रही है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट भी आ गया कि तमाम लोगों को जिनको यूपी की गवर्नमेंट रोक के रखी है, जिनका टेस्ट नेगेटिव ने एक नहीं 3 मरतबा नेगेटिव आ गया, इनको फौरन जाने देना चाहिए। और मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से भी अपील करता हूं कि हमारे ये 40 लोग जो तेलंगाना के हैं, इनको फौरन लाने का इंतजाम करना चाहिए। वो अपने तौर पर यूपी से अपना इंतजाम कर लेंगे। पूरे रिपोर्ट्स उनके पास है। गैर जरूरी तौर पर 1.5-2 महीने से इलीगली रोक के रखे उनको, उनके ला के नोटिस लगा दिए तो निकले तो मार को नहीं निकलने देंगे। ये क्या है बताइए आप? ये जुल्म है ये तो उम्मीद करते कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद ये मेरठ और मुजफ्फरनगर के और जहां जहां हैं जो लोग को इलीगली रोक के रखे पूरे इंडिया से, वो पूरे के पूरे निकलकर इंशाअल्लाह ताला अपने अपने स्टेट्स और अपने शहर, अपने घर तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हैदराबाद में भी केसेस की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पीर की रात 94 केसेस दर्ज हुए थे, 6 अमवात की तस्दीक की गई थी। अजिंतर हैदराबाद के 79 केसेस सामने आए थे। मंगल को भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कोविड-19 के मुस्बित केसेस की इत्तलात मिली हैं। अब तक रियासत में 2792 केसेस दर्ज हुए हैं। 1213 एक्टिव केसेस हैं। 1491 को डिस्चार्ज किया गया है। पीर की रात जो 6 अमवात की तस्दीक की गई, उसमें सनतनगर की एक 39 साल खातून बताई गई है जो 5 दिनों से हॉस्पिटल में जेर इलाज थी। खदीम मलकपेट के 59 साल एक शख्स जो दवाखाने में सिर्फ 1 दिन जेर इलाज थे, उनका भी इंतकाल हुआ है। टप्पा चबूतरे के एक 70 साल शख्स जो 2 दिन हॉस्पिटल में जेर इलाज थे और 60 साल खातून जिनका ताल्लुक चार मीनार के इलाके से था, उनकी भी मौत की तस्दीक की गई। लेकिन अब तक कोविड-19 की जो अमवात हुई हैं, उनमें से बेशतर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर या फिर अमराज कल्ब से 2-4 बताए गए हैं। पीर को एक 3.5 माह के बच्चे की भी मौत की तस्दीक की गई जो फलक नुमा का साकिन बताया गया है। याकतपुरे के 53 साल शख्स की भी मौत की तस्दीक हुई है। इस दौरान दबीरपुरे में वाक़े एक बैंक को 26 या 27 मई को एक शख्स गोल्ड लोन के लिए रुजू हुआ था और 2 घंटे वो बैंक में रहा। उसके बाद उसके अफराद खानदान कोरोना के मुस्बित पाए गए। उसके बाद बैंक के 16 मुलाजमीन को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है। गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर और उनकी अहलिया में भी कोविड पॉजिटिव पाया गया है और ये दोनों महिंद्रा हिल्स के साकिन बताए गए हैं। दूसरी तरफ उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के 12 तलबा में कोविड-19 मुस्बित पाया गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल शशिकला ने तलबा के मुतासिर होने की तस्दीक की है। दूसरी तरफ पीर को बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली के भी कोविड-19 से मुतासिर होने की तस्दीक की गई थी। रियासती यौम तासीस के मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गन पार्क में वाक़े यादगार शहीदा पहुंचकर जहदकारों को खराज पेश किया। बाद में प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर राज्यसभा अरकान के केशव राव, आर सुरेश रेड्डी, हुकूमत के मुशीर राजीव शर्मा, अनुराग शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी के अलावा दूसरे मौजूद थे। वजीर आला ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद जिन मसाइल की सुई की उम्मीद की गई थी, वो मसाइल हल हो रहे हैं।
रियासत की तश्कील के वक्त किसानों और ज़राअत की सूरत हाल इंतहाई मायूस कुन थी, जबकि अब रियासत तेलंगाना में ज़राअत मुल्क भर में अव्वल मुकाम पर है। मौसम गर्मा में लोग पीने के पानी के लिए तरसा करते थे, लेकिन मिशन भगीरथा के जरिए यह मसला हमेशा के लिए हल हो चुका है। वज़ीर आला ने रियासत में तालीम, सेहत, सनत, IT, आपाशी और दीगर शुबजात में हुई पेशरफ्त और तरक्की पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का सफर मुतवक्किल खतूत पर और वादों की तकमील के साथ शुरू हुआ। वज़ीर आला ने रियासत के अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद दी। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत अवाम की हमाजहती तरक्की और फलाह बहबूद के लिए खुद को दोबारा वक्फ करती है। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर सदर जमहूरिया हिंद और नायब सदर जमहूरिया के साथ साथ वज़ीर आज़म मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को यौम तासीस की मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने तेलुगु जबान में अपने प्याम में कहा कि तेलंगाना के अवाम को रियासती यौम तासीस मुबारक। सौरिक़ाम को तेलुगु सकाफत और अदब की उम्दा तारीख पर फ़ख्र है। इस सरजमीन के मेहनती अफराद ने मुल्क की तामीर में नुमाया किरदार अदा किया है। नायब सदर जमहूरिया ने उर्दू जबान में तेलंगाना अवाम को मुबारकबाद पेश की। दूसरी तरफ तेलंगाना यौम तासीस तकारीब सादगी से मनाई गई। असम्बली में स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने परचम कुशाई से पहले गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और तिरंगा लहराने के बाद अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद दी। कौंसिल के सदनशीन गुत्ताज सुखेंदर रेड्डी ने कौंसिल के हाथे में सलामी के बाद परचम लहराया। अजला में भी वज़रान ने तिरंगा लहराने के बाद अवाम को मुबारकबाद पेश की। रियासती वजीर KTR ने सिरसिल्ला में यौम तासीस तकरीब में शिरकत की। TRS भवन में भी यौम तासीस तकरीब मुनक्किद की गई। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केशव राव ने परचम कुशाई अंजाम दी। गांधी भवन में उत्तम कुमार रेड्डी ने परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी कायदीन मौजूद थे। TJS पार्टी में पार्टी के सदर कोदंडराम ने परचम कुशाई अंजाम दी। तेलुगु देशम BJP के दफ्तर में भी यौम तासीस तकारीब मुनक्किद की गई। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के मेयर बी रामोहन ने बलदिया के मरकजी दफ्तर के हाथे में सलामी ली और परचम कुशाई अंजाम दी। इसके अलावा बलदी नज़्म-ओ-नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अहाते में परचम लहराया। उसके अलावा दीगर अहम सरकारी दफातर में भी यौम तासीस तकारीब सादगी से मनाई गई। दूसरी तरफ गनपार के पास वज़ीर आला KCR की रवानगी के दौरान उस वक्त कुछ देर के लिए हलचल और अफरा तफरी देखी गई जब देवरकुंडे के साकिन एक नौजवान ने रोजगार की फराहमी का मुतालबा करते हुए वज़ीर आला की कार के आगे आ गया। सिक्योरिटी अमले ने फौरी उसे अपनी तहवील में लिया और उसे वहां से हटा दिया। इस वाक़े से कुछ देर के लिए गनपार के पास सनसनी देखी गई। मरकजी हुकूमत ने सीतमा सागर के लिए जंगलाती अराजी की मुंतकली करते हुए अहकाम जारी किए हैं। मरकजी हुकूमत रियासत के महकमे आपाशी को 27.9 एकड़ जंगलाती अराजी की मुंतकली की है। रियासती हुकूमत ने देवदाला प्रोजेक्ट को पानी की बिला रुकावट फराहमी के लिए दरिया गोदावरी पर सीतमा सागर बैरेज तामीर करने का फैसला किया है। इसके लिए मलगू मंडल के ईतू नगरम और वेंकटापुरम जंगलाती डिवीजन में जंगलाती अराजी का हुसूल नागजीर हो गया था। इस खुसूस में रियासती हुकूमत की तरफ से की गई दरखास्त के जवाब में मरकज ने दरकार जंगलाती अराजी को रियासती महकमे आपाशी को मुंतकिल किया है। वज़ीर आला KCR ने गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन की सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने मंगल के दिन राजभवन पहुंचकर गवर्नर को गुलदस्ता पेश करते हुए उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी और उनकी सेहतमंद जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर गवर्नर ने वज़ीर आला को रियासती यौम तासीस की मुबारकबाद दी। गवर्नर ने अपनी सालगिरह और यौम तासीस तेलंगाना के एक ही दिन होने पर खुशी का इजहार किया। कौंसिल के साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि तेलंगाना देने वालों के साथ नाइंसाफी हो रही है। आज का दिन यौम सयाह में तब्दील हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कायदीन को यानी कि हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। तेलंगाना तश्कील के मुक़द्दस दिन पुलिस इस तरह का रवैया अख्तियार कर रही है। तेलंगाना की तश्कील हुए 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अब तक ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट तकमील नहीं हुए हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के यौम तासीस के मौके पर जल्दी शाह एहतजाजी प्रोग्राम को पुलिस ने नाकाम बना दिया। कृष्णा नदी पर ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट के पास एहतजाजी प्रोग्राम करने का कांग्रेस ने ऐलान किया था, लेकिन पीर की निश्चय से ही पुलिस ने कांग्रेस कायदीन पर नजर रखनी शुरू की। मंगल के दिन कांग्रेस कायदीन जल्दी शाह के एहतजाज के लिए निकले, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी,
साबिक रुकन असम्बली संपत कुमार, वंशी चंद्र रेड्डी के अलावा दूसरे कायदीन को भी हाउस अरेस्ट या फिर गिरफ्तार कर लिया गया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब खवातीन की शादी के लिए शुरू की गई इस स्कीम से 8 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर दबीरपुरा मंडल के बीआरओ के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। अहमद बलाला ने हल्का असम्बली मलकपेट के बस्ती दवाखानों में डॉक्टर्स के साथ कोविड-19 वबा के ताल्लुक से भी एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर्स को बताया कि वो बस्ती दवाखानों के मसाइल और जरूरियात के ताल्लुक से उनसे रुजू हो सकते हैं। मज़कूरा इजलास में हल्का असम्बली मलकपेट के कॉरपोरेटर्स ने भी शिरकत की। दवाखाने के एक डॉक्टर ने मीडिया को बताया कि हल्का असम्बली मलकपेट में 13 बस्ती दवाखाने हैं जहां मुफ्त इलाज, दवाएं और टेस्ट किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि चूंकि तमाम खानगी दवाखाने बंद हैं, इसलिए अवाम बस्ती दवाखानों से इस्तेफादा कर सकते हैं। डॉक्टर ने मजीद बताया कि अहमद बलाला ने बस्ती दवाखानों के लिए एक एम्बुलेंस भी फराहम की है। एमएलए सर ने कोविड के बारे में और कुछ प्रॉब्लम्स है पीएचसीस में, नहीं तो बस्ती दवाखाने में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करे तो उसका क्लैरिफिकेशन के लिए इधर मीटिंग रखे। हमारा प्रॉब्लम्स ज़्यादा तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में प्रॉब्लम था। वो साहब ने बोले अरेंज कर तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक व्हीकल अरेंज करते बोल के आज बलाला सर ने दिए। और हमारा पूरा प्रॉब्लम्स कुछ रहे तो भी इन फ्यूचर वी विल इन्फॉर्म टू हमारा एमएलए साहब को। मैं डॉक्टर अनुराधा, प्रोग्राम ऑफिसर बस्ती दवाखाना हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। एमएलए साहब सब डॉक्टरों को और मुझे और एसपीएचओ एंड अदर corporators and ward members and he just wanted to know the whereabouts of बस्ती दवाखाना and what we need, हमको क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या कम है और अभी कोविड सीज़न कैसा आने वाला है और कैसा अपन टैकल करने का है। और उनके तरफ से जो भी हेल्प है वो भी पूछे थे और जो भी हेल्प चाहिए थे वो सर भी बोल रहे थे जो आपको जो हेल्प चाहिए वो पूरा लिखा दीजिए और हम हेल्प करेंगे। तो सर आज एक एम्बुलेंस भी दिए थे हम लोगों को। अभी पूरे प्राइवेट क्लिनिक्स बंद है, कनस पूरे आपके फैसिलिटी के लिए ओपन करके रखे हैं, उसमें ड्रग्स और इन्वेस्टिगेशंस पूरे हो रहे हैं। तो आप बस्ती दवाखाना को आके फैसिलिटी इस्तेमाल कीजिए। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती तालीमी सोसाइटी के सदरनशीन और हुकूमत के मुशीर के खान ने एसएससी इम्तहानात के मनसूबे का तैयारियों का जायजा लिया। 8 जून से इम्तहानात का आगाज होने जा रहा है। इजलास में सेक्रेटरी टिमरीज बी शफीउल्लाह भी मौजूद थे। ए.के. खान ने शफीउल्लाह के हमरा आसिफ नगर बॉयज नंबर 1 स्कूल का दौरा करते हुए कोविड-19 से निपटने के लिए किए जा रहे इक़दामात का जायजा लिया। ए.के. खान ने प्रिंसिपल के अलावा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को तलबा में कोविड-19 से निपटने के लिए समाजी फासले और दूसरी एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करने पर जोर दिया। शफीउल्लाह ने बताया कि 83 अक़लियती अक़ामती स्कूल के तकरीबन 4722 तलबा एसएससी इम्तिहान लिखेंगे। जो भी तलबा हॉस्टल के अहाते में क़याम पजीर हैं उन्हें हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क फराहम किए जाएंगे। तलबा को तग़ज़ियाबख्श ग़िज़ा जैसे उबले हुए अंडे, अदरक और दूसरे फल फराहम किए जा रहे हैं। हॉस्टल्स में समाजी फासले को सख्ती से यकीनी बनाया जा रहा है। शफीउल्लाह ने 10वीं जमात के तलबा के सरपरस्तों से अपील की कि वो अपने बच्चों को घरों में रखें और वहां से इम्तिहानी मराकिज़ लाएं। जहानुमा मॉडल टाउन कॉलोनी में पीर की रात तेज हवाओं से बरक़ी के खंभों के गिरने से कई घंटों तक बरक़ी सरबराही मजबूत रही। बाज़ दरख्त भी गिरे हुए देखे गए। मुतालिका कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने इत्तला मिलने पर बरक़ी काम से रब्त करते हुए मरम्मती कामों को शुरू करवाया। मंगल को बरक़ी की सरबराही बहाल हुई। समंदरी तूफान निसर्गा का असर रियासत तेलंगाना पर भी पड़ सकता है। महकमे मौसमियात तेलंगाना के अहदेदार नागारत्ना ने जनूबी तेलंगाना में बारिश की पेशकशी की है। मीडिया से बात करते हुए नागारत्ना ने बताया कि छत्तीसगढ़ से लक्षद्वीप तक जो हवाएं चल रही हैं, मौसम उसके बाद आने वाले 2 दिन में बदल रहा है। 3 दिन के दौरान हल्की या तेज बारिश का इम्कान है। बारिश के दौरान 30 से 32 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। गरज और चमक हो सकती है। उनका कहना था कि 4 शंबे को हैदराबाद, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी और मेडचल में भी शदीद बारिश हो सकती है। विकाराबाद जिले के परगी में कांग्रेस पार्टी के कारकुनों की तरफ से यौम तासीस के मौके पर एहतजाज किया गया। इस सिलसिले में साबिक रुकन पार्लियामेंट के विश्वेश्वर रेड्डी,
रंगारेड्डी जिला कांग्रेस के सदर एस नरसिम्हा रेड्डी ने भी एहतजाजी हड़ताल में शिरकत की। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। कलेक्ट्रेट जिले संगारेड्डी में यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत करते हुए यादगाराना शहीदा और मुजस्समे तेलंगाना तल्ली पर फूल डाले। तकरीब में जिले कलेक्टर एम हनुमंत राव, SP चंद्रशेखर रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट जहीराबाद बीबी पाटिल और साबिक रुकन असेंबली C प्रभाकर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। पेटलापुर जजकी खाने में हामिला खातून के साथ दवाखाने के अमले के नाशाइस्ता रवैया सामने आया है। बताया गया कि खातून का जजकी खाने में कार्ड बना हुआ था, जबकि मेहदीपट्टनम में भी खान की दवाखाने में उनका कार्ड बना हुआ था। लेकिन खान की दवाखाने में ऑपरेशन की सहूलत न होने से खातून को जजकी खाना जाने का मशवरा दिया गया। जब खातून जजकी के लिए आई तो उसे मामूली बुखार था। मेहदीपट्टनम के डॉक्टर ने बताया था कि लेबर पेज के दौरान दर्जे हरारत बढ़ता है, लेकिन जब ये खातून जजकी खाना पेटलापुर पहुंची तो उन्हें हॉस्पिटल में शरीक करने से इनकार कर दिया गया और उन्हें घंटों तक बाहर बिठा दिया गया। इतना ही नहीं, हामिला खातून के साथ नाशाइस्ता गुफ्तगू और सलूक किया गया। पेटलाब्रिज मैटरनिटी हॉस्पिटल को लेकर ऐसी कई शिकायतें मंजर आम पर आ रही हैं। बताया गया है कि रुश्वत का चलन तो हॉस्पिटल में आम है। लड़की होने पर 500 रुपए और लड़का होने पर 1500 तक 2000 रुपए देने पड़ते हैं। हॉस्पिटल की गेट से लेकर वार्ड में जाने तक रुश्वत ही रुश्वत नजर आ रही है। हुकूमत सरकारी दवाखानों की हालत को बेहतर बनाने के दावे करती है, लेकिन जजगी खाना पेटलाब्रिज की हालत देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह का बर्ताव हो रहा है और रुश्वत किस कदर वहां फैल चुकी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। गैर मंसूबाबंद और गैर दस्तूरी लॉकडाउन से मुल्क की मईशत और गरीब बर्बाद। तबलीगी जमात के अरकान की तरफ से प्लाज्मा के अतिये का फैसला काबिले सिताइश। चीन के साथ जारी तनाज़े के हक़ाइक़ सामने लाए जाए, सदर मजलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा बरकरार। हैदराबाद में बढ़ते केसेस बाद से तशवीश। तेलंगाना यौम तासीस तकारीब सादगी से मनाई गई। जिन मसाइल की यकसुई की उम्मीद थी वो हल हो रहे हैं, वजीर आला का दावा। हैदराबाद के बशमूल जुनूबी तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 2 दिनों के दौरान बारिश की पेश क़यासी। दर्जे हरारत में हो सकती है गैर मामूली कमी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।